प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, इसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो, मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण और इस तृतीय प्रकरण में हम अभ्यास कर रहे हैं कि प्रयोग 3 प्रकार के प्रयोग हैं। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में कर्ता की प्रधानता और कर्ता प्रधानता होने के कारण कर्ता को प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, कर्ता अनुसार क्रियापद। कर्मणि प्रयोग में कर्म की प्रधानता है, अतः कर्म को प्रथमा विभक्ति, कर्ता को तृतीय विभक्ति और कर्म अनुसार क्रियापद। भावे प्रयोग में कर्म के अभाव है, जिस कारण से यहाँ पर कर्म न होने के कारण कर्म को कोई भी विभक्ति नहीं, कर्म इसमें कर्म रहित होता है। साथ में कर्ता को तृतीय विभक्ति और क्रियापद इसमें मुख्य है, इसलिए क्रियापद को यहाँ पर क्रियापद अन्य पुरुष एक वचन का ही रूप लगेगा। कर्तरी प्रयोग में क्रियापद धातु अनुसार, गण अनुसार वो क्रियापद संपूर्ण रूप वाले होते हैं। मूल रूप तथा आदेश वाला धातु दोनों प्रकार के रूप होते हैं, जबकि कर्मणि और भावे प्रयोग में मात्र और मात्र मूल धातु का ही रूप होता है। कर्तरी प्रयोग में धातु जिन जिन गणों के होंगे उन गणों में उन गणों के अनुसार वहां पर विकरण प्रत्यय लगता है, जबकि कर्मणि और भावे प्रयोग में विकरण प्रत्यय निश्चित है और वहां पर विकरण प्रत्यय मात्र और मात्र य विकरण प्रत्यय लगाया जाता है। कर्मणि प्रयोग में संपूर्ण रूप होता है, अर्थात आत्मनिपदी के ऐसे 9 रूप वहां पर होता है, जबकि भावे प्रयोग में मात्र और मात्र एक ही रूप है और वह है अन्य पुरुष एक वचन का। इतना ही इसमें अंतर है कर्तरी, कर्मणि और भावे में। आज यहाँ पर कुछ वाक्य देखेंगे कि जो कर्तरी प्रयोग है और उसी का हम लोग यहाँ पर उसका परिवर्तन करेंगे कर्मणि में। ये साइड इस तरफ जो भी यहाँ पर दिखाई देता है ये सारे के सारे यहाँ पर एक मिनट, तो यहां पर कर्तरी प्रयोग के लिए इस साइड में जितने भी वाक्य यहां पर दिया गया है वो सारे के सारे कर्तरी प्रयोग में, और कर्तरी प्रयोग का ही यहां पर हम लोग कर्मणि प्रयोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कर्तरी प्रयोग का, यहाँ पर कर्मणि प्रयोग करने से पहले यहाँ पर कर्तरी प्रयोग का कौन कौन से वाक्य है उसको पहले देख लेते हैं। प्रथम वाक्य है कि ते माम पश्यन्ति, ते माम पश्यन्ति। कर्तरी से कर्मणि करने के लिए कल एक वहां पर बताया गया था कि कर्ता करण बनता है, कर्म कर्ता बनता है और कर्म अनुसार क्रियापद होता है। तो चलिए प्रथम वाक्य यहां पर है कि ते माम पश्यन्ति, इसका कर्मणि करेंगे तो क्या होगा,
तो ते जो है ते का तई क्या बन जाएगा, यहाँ पर ते का क्या बन जाएगा, तेहि। तई माम जो है कि माम का क्या होगा, अहम, क्योंकि ये माम द्वितीय एक वचन है यानी कर्म एक वचन है, तो वहां पर कर्ता एक वचन हो जाएगा। तब माम किसका रूप है, अस्मद सर्वनाम का। तो अस्मद सर्वनाम का कर्ता एक वचन में क्या आता है, अहम अहम, इसलिए यहां पर अहम होगा। और ये माम के अनुसार अर्थात अहम के अनुसार क्रियापद लगेगा, यानी मूल धातु। इसमें पश्यंती का मूल रूप क्या है, मूल धातु क्या है, दृश्य दृश दृश्य धातु है। तो मूल धातु य विकरण प्रत्यय, और यहाँ पर अहम है उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए आत्मनेपदी का उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, मी ए ए। ए मी कहां से आ गया, आत्मनेपदी है ना, आत्मनेपदी में मी नहीं आता है, क्या आता है, ए बहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। इसीलिए यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। तो फिर पूरा वाक्य क्या होगा यहाँ पर, तैहि अहम दृश्य, अर्थात उन लोगों के द्वारा मैं देखा जाता हूं। दूसरा वाक्य, बालः मोदकम खादति, बालः मोदकम खादति, बालः कर्ता है, कर्ता का करण बनेगा, अर्थात कर्ता एक वचन है, तो करण एक वचन में क्या होगा, बालों का बालेन। मोदकम कर्म एक वचन है, उसका कर्ता एक वचन करेंगे तो मोदकः, तो मोदकः एक है और इसमें मूल धातु ही है खाद, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, मोदक अन्य पुरुष है, यानी अहम अहम और आवाम, यानी अहम आवाम वयम और मा और त्वम युवाम यम, इन सबको छोड़कर बाकी सारे कौन से पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में आता है। इसलिए किसी का नाम है तो वो भी अन्य पुरुष में है, इसलिए मोदकः क्या होगा, खाद्यते। क्यों खाद्यते, क्योंकि मोदक एक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, खाद्यते। यानी वाक्य क्या हुआ, बालेन मोदकः खाद्यते। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, बालक द्वारा लड्डू खाया जाता है, लड्डू खाया जाता है। खाया जाता है। तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य यहां पर देखेंगे कि जनकः आवाम कथयति, तो जनकः कौन सी विभक्ति है, प्रथमा प्रथमा, तो जनकः प्रथमा है, इसका तृतीया करेंगे तो क्या होगा, प्रथमा एक वचन, तो तृतीया एक वचन में क्या होगा, जनकेन। आवाम कौन सी विभक्ति है, कर्म द्विवचन, यानी कर्म द्विवचन, तो कर्म द्विवचन का इसका प्रथमा द्विवचन क्या होगा, आवाम ही आएगा, यानी यहाँ पर आवाम कर्ता द्विवचन में भी आवाम आएगा, आवाम, और आवाम के अनुसार यहाँ पर कथ धातु का रूप लगाएंगे तो क्या होगा, कथ्या वहे, क्या होगा, कथ्या वहे। यानी संपूर्ण वाक्य क्या हुआ कि पिता के द्वारा हम दोनों कहे गए। उसके बाद स अस्मान मिलती, स अस्मान मिलती, सह अस्मान मिलती, सह ये क्या है, कर्ता एक वचन, तो इसका क्या होगा, कर्मणि में स का तेन, तेन, करण एक वचन में क्या आएगा, तेन। अस्मान, अस्मान क्या है, कर्म बहुवचन, तो इसका कर्ता बहुवचन क्या होगा, वयम, कर्ता, कर्ता बहुवचन में क्या आएगा, वयम, वयम मिला, इसमें मिल धातु है तो यहाँ पर क्या होगा, मिल्यामहे, वयम के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, मिल्यामहे। तो फिर क्या होगा, उसके द्वारा हम सब मिलाया गया, मिलाए जाते हैं। उसके बाद हाँ मिलाया जाता है, सही है। नृपः त्वाम स्मरति, नृपः ताम स्मरति, नृपः का क्या हो जाएगा, रूपेण, रूपेण, त्वाम का क्या होगा, त्वम, त्वम, और स्मृ स्मर, इसमें देखिए स्मृ धातु है, य विकरण है, और यहाँ पर एक नियम है कि य विकरण प्रत्यय लगने पर क्या होता है, किसी भी गुण में गुण आदि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गुण होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुण
होगा। क्यों? तो उसके कुछ नियम है कि कर्मणि के य प्रत्यय लगने पर धातु में क्या क्या परिवर्तित होता है, वो नियम बाद में यहां पर देखेंगे। यहां पर गुण होगा, तो गुण हो जाएगा, स्मृ का गुण क्या होगा? स्मर। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? स्मर्य से। क्या हो जाएगा? स्मर्य से। अर्थात राजा के द्वारा तुम याद किए जाते हो, राजा द्वारा तुम याद किए जाते हो। उसके बाद अहम जलम पीबामी, अहम जलम पीबामी, तो इसमें क्या होगा? अहम का मया, मया, जलम का जलम ही रहेगा, क्योंकि जल शब्द नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में कि भी इसलिए कमलम, तो कमलम का कमलम। इसी प्रकार जलम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पा धातु है। अब यहाँ पर कर्मणि का य प्रत्यय लगने पर पा का पी हो जाता है। क्या हो जाता है? पी। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? पीयते। क्या हो जाएगा? पीयते, यानी मेरे द्वारा पानी पिया जाता है। उसके बाद आचार्य पुस्तकानि लिखति, आचार्य पुस्तकानि लिखति, तो इसका करेंगे तो क्या होगा? आचार्येण पुस्तकानि, क्या हो जाएगा? लिख्यन्ते। हाँ, लिख्यन्ते। क्यों? क्योंकि उस समय ये पुस्तक जो है, पुस्तक बहुवचन है, ये पुस्तक के अनुसार चलेगा। तो ये जो है कर्तरी से किसमें हम चेंज किए? कर्तरी से कर्मणि किए। अब मान लीजिए यहां पर ये कर्म नहीं है, क्या है? माम यहां पर नहीं है, मोदकम नहीं है, आवाम नहीं है, ये जो कर्म जो दिख रहा है एक में भी कर्म नहीं है, तब कौन सा प्रयोग होगा? भावे प्रयोग होगा। तब भावे प्रयोग होगा तो उस समय क्या होगा? तो भावे प्रयोग में क्रियापद की मुख्यता होती है, और क्रियापद उसमें निश्चित है। कौन सा क्रियापद? अन्य पुरुष एक वचन का ही रूप लगेगा। अर्थात क्या हो, यहां पर क्या होगा? ते ही दृश्यते। हाँ, ते ही दृश्यते, अन्य पुरुष एक वचन का ही होगा, कोई भी हो। ते ही दृश्यते, बालेन खाद्यते, जनकेन कच्छते, तेन मिल्यते, नृपः क्या हो जाए? स्मर्यते। हाँ, नृपेण स्मर्यते, मया पीयते, आचार्येण लिख्यते। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें निश्चित है कि इतना ही होता है। अब कुछ यहां पर देखे, जैसे स्मृ धातु कौन से गण का है? पहले गण का है। पहले गण का। अभी अभी हम लोग नियम देखे थे कि कर्मणि का य प्रत्यय लगने पर 10वें गण के सिवाय कोई भी गण में गुण या वृद्धि नहीं होती। ये तो पहले गण का है, तो इसमें गुण क्यों किया गया? देखिए इसमें क्या किया गया? स्मर्यश किया गया, इसमें गुण किया गया है। गुण क्यों किया गया? तो ये एक अपवाद है। वो जो नियम है वो प्रायः है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जिसमें इस प्रकार का अपवाद। और कौन कौन से अपवाद है? देखिए जैसे यहां पर पीबामी, तो पी धातु है। धातु क्या है? पी। ऐसे पा धातु है। कौन सा है? पा धातु है। तो पा धातु है तो उसका पी हो गया। पा का पी क्यों हो जाता है? तो ऐसे कुछ अपवाद है और कुछ ऐसे नियम के कारण होता है। लेकिन ये क्यों होता है उसके बारे में हमें मध्यमा का अभ्यास करना जरूरी है। इसकी खुलासा हम लोग कहां करेंगे? मध्यमा में। जब मध्यमा सीखेंगे ना, तब वहां पर इसकी खुलासा होगा कि क्यों पा का पी हो गया, स्मृ धातु का क्यों गुण हो जाता है, और ऐसे कौन कौन से धातु हैं जिसमें गुण हो सकता है। ये सारे हम मध्यमा में खुलासा करेंगे। लेकिन सामान्यतः कुछ नियम यहां पर जानने लायक है, तो उस नियम को पहले यहां पर देख लेते हैं कि कर्मणि का य प्रत्यय लगने पर धातु में क्या क्या परिवर्तन होता है। उसके लिए प्रथम नंबर यहां पर क्या दिया गया है? अगर धातु के अंत में ई और ऊ हो। कौन सा ई? ह्रस्व। ह्रस्व ई। यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई नहीं बोलना है, हम लोग संस्कृत सीख रहे हैं, इसलिए इस ई को कौन सा ई बोलना है? ह्रस्व ई। और ये क्या है? ह्रस्व ऊ। ये कहाँ होना चाहिए? धातु के अंत में। अगर धातु के अंत में ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ हो तो य प्रत्यय, य कौन सा य? चौथे गण वाला य नहीं। किसका य?
कर्मणिका। कर्मणिका। और या कर्मणिका य कब लगता है? तो कर्मणिका विकरण प्रत्यय जब लगाया जाता है तो कर्मणिका विकरण प्रत्यय क्या है? य है। तो कर्मणिका विकरण प्रत्यय जो य लगा है वो य लगने से ये ह्रस्व और ह्रस्व क्या परिवर्तन हो जाता है उसमें? दीर्घई और दीर्घऊ बन जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण के स्वरूप में मान लीजिए यहाँ पर जी धातु है, तो जी धातु के अंत में क्या आया? रसवई। ह्रस्व ही है ना, तब ये जी क्या हो जाएगा? कौन सा ई हो जाएगा? दीर्घई। उसी प्रकार क्षी धातु है तो क्या हो जाएगा? दीर्घई हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए एक धातु आगे आने वाले सु धातु है, मान लीजिए सु ह्रस्व उ है तो इसका क्या हो जाएगा? दीर्घऊ। तो यानी अगर धातु के अंत में ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो तो उसका यक्य प्रत्यय लगे। यक्य इसलिए क्योंकि ये प्रत्यय कीत प्रत्यय है। गुण क्यों नहीं होता है? तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर ये कर देंगे, खुलासा करेंगे, क्योंकि कीत प्रत्यय होने के कारण वो गुण नहीं होता है। कित क्या है, गित क्या है, बित क्या है, सित क्या है, इसके लिए मध्यमा का अभ्यास करना जरूरी है। जिसमें क ईत हो उसे क्या कहा जाता है? कित। अर्थात जिसमें से क निकल जाता हो उसे क्या कहा जाएगा? कित। जिसमें से व निकलता हो वो क्या बनेगा? वित। जिसमें से प निकलता हो वो क्या बनेगा? पित। और इसी अभ्यास इसी बुक में अर्थात इस प्रथमा में ही एक आएगा जिसमें ड निकलता हो तो उसे क्या बोला जाएगा? डीत। तो एक्चुअल ये प्रत्यय क्या है? कीत प्रत्यय है। क्योंकि ये प्रत्यय कैसे हैं? य। तो य प्रत्यय जो है यक्य कैसा है? क्य। यानी इसमें से क्या निकल गया? तो क्य का विश्लेषण कीजिए। क्य का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? क प्लस य प्लस अ। ठीक है, तो इसमें से क्या निकला है? तो य संपूर्ण है, यानी य और अ क निकल गया। जो निकल जाता है उसे ईत कहा जाता है। इसमें किसका ईत हुआ है? क का ईत, यानी क प्लस ईत क्या होगा? इसमें क प्लस ईत, तो इसे क्या बोला जाएगा? कीत बोला जाएगा ना, इसलिए कीत। और एक नियम है कि कीत प्रत्यय और गीत प्रत्यय अगर हो तो उसमें गुण या वृद्धि नहीं होती है। अब पता चला कि य प्रत्यय कर्मणि का य प्रत्यय लगने पर क्यों गुण नहीं होता है? तो कारण ये है कि कीत प्रत्यय होने के कारण धातु में गुण नहीं होता है। तो धातु में गुण कहां होता है? तो कीत गीत सिवाय के प्रत्यय हो, कीत गीत रहित प्रत्यय हो। जो प्रत्यय कीत गीत न हो वहां पर क्या होता है? गुण होता है। तो लेकिन ये सारे बात हम लोग मध्यमा में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि कर्मणि के य प्रत्यय लगने पर क्या नहीं होता है? गुण नहीं होता है। तो यहां पर इतना है कि अगर धातु के ये कर्मणि का य प्रत्यय लगने के बाद अगर धातु के अंत में ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है। इसका एक उदाहरण यहां पर देखेंगे। क्षी धातु का रूप कैसे होगा? क्षीयते। अब प्रश्न, किसी को ऐसे प्रश्न न करना पड़े कि इसी ये तो क्षी तो ह्रस्व ई था, दीर्घ ई क्यों हो गया? य प्रत्यय लगने के कारण ये ह्रस्व ई क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया। उसी प्रकार जी धातु है, रूप क्या होगा? जीयते। द्रु धातु है, ह्रस्व उ है, उसका क्या हो गया? यहाँ पर दीर्घ उ हो गया, यानी द्रु हो जाता है। तो प्रथम नंबर ये है कि कर्मणि की य प्रत्यय लगने पर धातु के अंत में अगर ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ ई या दीर्घ उ होता है। दूसरा और क्या फेरफार होता है? सेकंड नंबर यहां पर बोला गया है कि धातु के अगर अंत में रू हो, क्या हो? धातु के अंत में रू हो तो उसका क्या हो जाता है? री होता है। कौन सा रू है? ये ह्रस्व रू। जिस धातु के अंत में ह्रस्व रू हो उसका क्या हो जाएगा? री होगा। उसका क्या हो जाए? उसका री होगा। तो जैसे एक धातु यहां पर हम लोग देखेंगे रू, तो रू धातु में रू है कि नहीं है? तो रू का क्या हो जाएगा? री। तो फिर रूप क्या बनेगा? रियते। उसी प्रकार श्रु है तो श्रु का एक री होगा तो क्या होगा? श्री होगा। तो फिर क्या होगा इसका? श्रीयते। उसी प्रकार दूसरा और भी मध्यमा में ऐसे रू वाला ऐसे धातु आएगा, श्रु धातु है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका भी श्रीयते। तो उसी प्रकार त्रु धातु है तो उसका क्या होगा?
स्त्रीयते। क्रियते। अब आगे कि संयुक्त व्यंजन के बाद अगर रू हो तो फिर गुण होता है। अभी अभी हम लोग देखे थे ना स्मृ धातु। स्मृ धातु, ये तो यहां पर क्या नियम बोला गया है कि संयुक्त व्यंजन के बाद, संयुक्त व्यंजन का मतलब जब दो व्यंजन परस्पर एक सामने आता है, दो व्यंजन के बीच में कोई स्वर न हो तो उसे कौन सा व्यंजन बोला जाता है? संयुक्त। संयुक्त। जब दो व्यंजन हो लेकिन दो व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर न हो तब वह व्यंजनों का वहां पर संयोग भी बोला जाता है या तो उसे संयुक्त भी बोला जाता है। तो अगर संयुक्त व्यंजन के बाद अगर रू हो तो फिर वहां पर गुण होता है। ऐसे तो नियम क्या है कि य प्रत्यय लगने पर पहले यानी 10वें गण का 10वें गण को छोड़कर कोई भी गण में गुण या वृद्धि नहीं होती है। लेकिन ये एक अपवाद के स्वरूप में है कि अगर संयुक्त व्यंजन के बाद अगर रू आता हो, ई आए तो नहीं, ऊ आए तो नहीं, क्या आना चाहिए? सिर्फ रू हो तो ही उसका गुण होता है, बाकी गुण नहीं होता है। और हम सब जानते हैं कि रू का गुण क्या होता है? क्या होता है रू का गुण? अर होता है। तो अभी अभी हम लोग देखे क्या धातु था? स्मृ। स्मरति। स्मृ जो है तो स्मृ का क्या होगा? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है कि नहीं वो देख ले। तो स प्लस म प्लस रू। अभी संयुक्त व्यंजन का व्याख्या क्या किए कि दो व्यंजन के बीच कोई भी अगर स्वर न हो तो वो व्यंजन क्या क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो ये स और म का संयोग है और उसके बाद रू आया है, इसलिए इस रू का गुण होगा। तो गुण क्या हो जाएगा? और होगा। इसलिए स्मृ का क्या हो जाएगा? स्मर। और उसका य प्लस ते, इसलिए क्या होता है? स्मर्यते। देख लीजिए यहाँ पे स्मृ धातु है तो क्या होगा? स्मर्यते। स्त्रु है तो स्त्रु में भी स और तो का संयोग है कि नहीं? है। तो तब भी उसका गुण क्या होगा? स्तर्यते। तो इसका मीनिंग क्या है स्त्रु का? कौन का? इसका स्त्रु। ये आगे जाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है? अभी ओके। सिर्फ इतना उदाहरण के स्वरूप में इतना देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर जी। ओके। अब अगर यहाँ पर बताया गया कि आगे का दूसरा नियम में बोला गया था धातु के अंत में रू हो तो री होता है, ठीक है? तो देखिए अब चौथा नंबर नियम में भी बोला गया रू हो तो यहाँ पर ईर होता है, तो दोनों में अंतर है। दूसरा नंबर नियम में क्या था? ह्रस्व रू हो तो। चौथा नंबर में बताया गया कि धातु के अंत में अगर दीर्घ रू हो तो दीर्घ रू हो तो फिर उस समय क्या होता है? ईर होता है। एक्चुअल ये ईर नहीं होता है। कौन सा ईर होता है? ह्रस्व ई ही होता है। लेकिन उसका नियम से दीर्घ ई हो जाता है, वो नियम हम मध्यमा में सीखेंगे, ठीक है? अभी 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 सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कौन सा ईर करना है? दीर्घ। एक्चुअल में दीर्घ ई, वास्तव में दीर्घ ई नहीं होता है, ह्रस्व ई होता है। और फिर वहां पर बताया गया कि पद के अंत में र हो या तो वो हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो फिर पूर्व का जो नामी स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। अब देख लीजिए यहां पर य व्यंजन है कि नहीं? ईर के बाद व्यंजन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहां पर क्या बोला है? र और व के बाद अगर कोई व्यंजन आता हो तो फिर र और व के पूर्व में जो नामी स्वर है उसका दीर्घ होता है। तो ये ह्रस्व ये क्या है? नामी स्वर है कि नहीं? नामी स्वर है ना, इसलिए इसका क्या हो गया? दीर्घ ई। लेकिन यहां पर सीधा सीधा हम बोल दिए, क्या बोल दिए कि इसका कौन सा ईर होता है? दीर्घ ईर होता है। लेकिन दीर्घ ईर नियम से दीर्घ ईर नहीं होता है। क्या होता है? ह्रस्व ई ही होता है, लेकिन उसका ये नियम से फिर उसका क्या हो जाता है? दीर्घ ई होता है। चलिए आगे, जैसे उदाहरण के स्वरूप में इसका त्रु धातु है। हाँ जी बोलिए। दूसरे नियम में धातु के अंत में रू हो तो री होता है, तो री दीर्घ लिखा हुआ है ना? कौन सा? नहीं, 2 नंबर का ह्रस्व ही है। तो उसके आगे है ना ई की मात्रा तो
इसलिए तो कि दीर्घ ओके। और ह्रस्व को हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि छोटी ई, बड़ी ई, हाँ हाँ हाँ, यही तो गलती यस, कर दिए हैं ना। ओके छोटी को क्या बोला जाता है? ह्रस्व। तो ये कौन सा ई ओके है? ओके ओके। हाँ, अभी आपने चौथे नियम में ये बताया ना, इसीलिए मेरा वहां ध्यान पड़ा कि वहां भी ऐसा कुछ है। हाँ, वो जो संस्कार, जो हमारे अंदर जो संस्कार जो पड़ चुका है उसको बाहर निकालना है। ओके ओके इसीलिए पहले ही बोला कि यहाँ पे जब हम बोले थे तभी इसको इसको कौन सा ई और कौन सा ऊ बोले थे? ह्रस्व रसई ई और रसऊ। ह्रस्व ऊ। तो ये ह्रस्व ई का निशानी है, ये दीर्घ ई का नहीं। ओके चलिए ओके ओके। चलिए अब देखेंगे कि दीर्घ रू वाला, तो दीर्घ रू वाला यहां पर आपको दिखाई देता है त्रू धातु। तो त्रू धातु का क्या हो जाएगा? ईर करेंगे तो फिर क्या होगा? तीर तीर, होगा कि नहीं? तीर, तो फिर क्या होगा? रूप तीर्यते। तीर्यते, उसी प्रकार ज्रू धातु है तो उसका क्या होगा? जीर्यते। जीर्यते। चलिए जीर्यते। आगे वाला, आगे और नियम है, 5वां नंबर नियम यहां पर बताया गया है। ये तो सिर्फ दीर्घ रू का ही और एक नियम यहां पर बताते हैं कि ईर तो होता है, लेकिन कि ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ रू आए तब वहां पर ईर नहीं होता है। नहीं होता है, ओके। अब ओष्ठ व्यंजन कितने हैं? तो संपूर्ण प वर्ग, उप उपदमानीय ओष्ठ, ओष्ठ में है ना उप उपदमानीयम। तो उप उपदमानीयम तो ऊ को छोड़ दिए, सिर्फ प वर्ग, यानी प वर्ग में क्या आएगा? प फ ब ब म, प, फ, प, ब, फ और म। हाँ। ये 5 जो है वो प वर्ग है। तो ये बोला गया कि अगर ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ रू आए तो फिर वहां पर ईर नहीं होता है। तो क्या होता है वहां पर? तो वहां पर बोला गया ऊर बोला गया। क्या होता है? ऊर। इसमें भी दीर्घ ऊ नहीं होता है। क्या होता है? ह्रस्व ऊ ही होता है। और आगे वाला जो नियम देखे थे ना, उस नियम से वो दीर्घ हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग सीधा सीधा देखेंगे क्या होता है? ऊर होता है। ऊर हो जाता है। जैसे, तो जैसे उदाहरण के स्वरूप में प्रो, तो ये दीर्घ रू कहां है? ओष्ठ व्यंजन के बाद है कि नहीं? है ना? तो इसीलिए क्या ऊर कर दिए तो फिर क्या होगा? ये पुर्यते। अभी अभी हम लोग देखे थे दीर्घ रू हो तो ईर होता है, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि हर एक दीर्घ रू में नहीं, क्या ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ रू आए तो वहां पर ईर नहीं करना है, वहां पर क्या करना है? और करना है। चलिए आगे अभी हम लोग देखे थे। हाँ जी बोलिए। आपने वो क्या बोला कि वो रस्व उ होता है, दीर्घ उ नहीं होता, पर आप कौन सा नियम आप बताया वो एक बार रिपीट उसके लिए, करें? उसके लिए अपेक्षा कीजिए, उत्सुकता रखिए कि और पढ़ने की इच्छा रखिए कि हम भी मध्यमा में अभ्यास करें, मध्यमा तक पहुंचे तो वहां पर जरूर बताएंगे। ओके ठीक है, अभी सिर्फ इतना, क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर आपका खिचड़ी हो जाएगी, और खिचड़ी होने के बाद ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, इससे अच्छा तो छोड़ ही दो, पढ़ना ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है। अतः अभी जितना है इतना तक सीखिए। ठीक है, ये सारे के सारे का खुलासा हम लोग मध्यमा में करेंगे। जितने हैं सबका खुलासा हम लोग मध्यमा में करेंगे। बहुत सारे आदेश हैं, यहां पर हम बोल देते हैं कि इसका आदेश ये होता है, इसका आदेश ये होता है। गम का आदेश क्या होता है? गच्छ। लेकिन गच्छ आदेश नहीं होता है, वो नियम से होता है। क्यों? तो वो अभी यहां पर नहीं बताएंगे, उसको अभी रहने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उत्सुकता और बढ़े तो पढ़ने में भी मजा आएगा ना। तो फिर वो बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ आगे कौन है? A11 क्या प्रश्न था? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नियम और भी बताया गया है कि अभी अभी हम लोग देखे थे कि य प्रत्यय लगने पर धातुओं का आदेश नहीं होता है, मूल धातु का ही रूप लगता है। कर्मणि और भावे में मूल धातु का ही रूप लगता है ना। लेकिन यहां पर और एक अपवाद है कि जनन ऐसे एक धातु है, जन धातु कौन से गण के हैं? कौन बताएगा?
चौथे गण का गुरु श्री। चौथे गण का धातु है, सही है। तो ये एक जान धातु ऐसा है जिसका आदेश वाला रूप भी होता है, अर्थात उसका दो रूप होता है। आदेश उसका विकल्प में आदेश भी होता है। क्या होता है उसका? जन का आदेश जा जा। तो जन का आदेश वहां पर जा जो हुआ है तो वह जा विकल्प से होता है, इसीलिए यहां पर इसका दो रूप बनेगा। एक अगर आदेश नहीं करें तो फिर जन्यते, और जन का जा आदेश करे तो फिर क्या होगा? जायते। तब वहां पर जायते हो जाए कि जन का जा आदेश वाला भी यहां पर होता है। इसका यहां पर दो रूप होगा। कौन सा? एक जन्यते और दूसरा जायते। और इसके साथ भी और कुछ धातुएं हैं जिसका आदेश यहां पर होता है। अस धातु का कर्मणि का रूप करेंगे तब वहां पर अश्यते की अश्य ऐसे नहीं होगा। अस धातु कौन से गण के हैं? दूसरे दूसरे गण का है, गण का वो हम है। मध्यमा में अभ्यास करेंगे। लेकिन वहां पर जब कर्मणि होगा तो अस के जगह कौन सा धातु प्रयोग करना है? अस का क्या आदेश हो जाता है? भू। अस का क्या आदेश होता है? अस का भू। वद का उद, वद का उद, वस का उस, प्रच्छ का पृच्छ, वह का उह, वे का हु, वप का उप। ऐसे ही आदेश होता है। सिर्फ इतना याद रखना। देखिए इतना याद रख लीजिएगा, अगर वह हो तो उसका उ होता है, य हो तो उसका क्या होता है? तो उसका ई होता है। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर आगे और आएगा, अगर रू हो तो फिर उसका क्या हो जाता है? यानी अगर र हो तो उसका रू होता है। एक्चुअल ये नियम यवृत का नियम है। किसका नियम है? यवृत। यानी य व और रू होता है। तो य व रू कब? अगर य व का हो तो व का उ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वद में क्या है? वो है, तो उ का क्या हो गया है? वद का उद हो गया। उद। उसी प्रकार वस का क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया है? वस का उस हो गया है, वप का उप हो गया है। तो इतना ही है यहाँ पर। तो ये जो है कि वह का उह हुआ है। तो ये सारे आगे य का भी ई होता है, यहाँ पर नहीं है। एक धातु ऐसे भी आएगा। कौन सा धातु है? यज। तो य का क्या करने के लिए बोले? तब उसका रूप क्या होगा? अर्थात य का ई भी होता है। तो फिर ये सारे जो है, ये सारे हम मध्यमा में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना आदेश देख लीजिए, अस का भू, वद का उद, वस का उस, प्रच्छ का पृच्छ, वह का उह, वे का हु, वप का उप। इतना आदेश होता है। तो उसका रूप कैसे होगा? तो अस धातु का रूप क्या होगा? भूयते। वद धातु का उज्जते, वस धातु का उष्यते, प्रच्छ धातु का पृच्छते, वह धातु का उह्यते, वे धातु का हूयते, वप धातु का उप्यते। अभी अभी एक हम लोग देखे थे ना कि पा धातु था पीवती, तो उसका क्या हो गया था? अथवा अहम जन्म पिबामी, तब पा का पी कर दिए थे। क्यों? सिर्फ पा का ही नहीं, और यहाँ पर दो धातु और यहाँ पर बताया गए। कौन कौन से धातु हैं देख लीजिए, स्था, दा और पा। और भी धातु ये हैं, लेकिन अभी प्रथमा के लिए ये सिर्फ तीन ही धातु रखी हैं। मध्यमा में आगे मा और हा धातु को भी देखेंगे, साथ साथ में गा धातु भी देखेंगे। तो ये मध्यमा में आगे जब मा धातु आएगा, गा धातु आएगा, हा धातु आएगा, तब वो सारे धातु को भी वहां पर लेंगे। लेकिन अभी ये तीन धातु है हमारे पास। कौन सा? एक स्था धातु का प्रयोग आ चुका है, पा धातु का प्रयोग आ चुका है, दा धातु का प्रयोग आ चुका है। अर्थात ये स्था, दा, स्था, पा, दा, इन धातु के अंत में क्या है?
अंत में क्या है, आ है ना, आकार तो अंत में आ है तो इस आ का दीर्घ ई हो जाता है। कब? य लगने पर। किसका य? कर्मणि का य लगने पर क्या हो जाता है, स्था पा दा का जो आ है वो क्या हो जाएगा, ई, दीर्घ ई हो जाएगा। अब स्था है तो स्था का रूप क्या होगा, थीयते स्त्री हो जाएगा, पा का पी हो जाएगा, दा का दी हो जाएगा। तो जिस कारण उसका रूप क्या बनेगा, स्थीयते, पीयते और दीयते। ये जो है ये कर्मणि के कुछ यहां पर देखे कि कर्मणि के य प्रत्यय लगने पर इतना परिवर्तन होता है। याद कर लेते हैं फिर से एक बार, कर्मणि का य प्रत्यय लगने पर प्रथम नियम क्या था, अगर धातु के ई और अंत ऊ में का ह्रस्व और ह्रस्व हो तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ होता है। धातु के अंत में अगर रू हो तो उसका क्या होता है, री होता री है। होता है, री होता है। री होता क्या है। होता है, रू का री होता है। होता अगर है। धातु के अंत में दीर्घ रू हो तो उसका क्या हो जाता है, ईर होता है। ईर होता है। क्या होता है उसमें, ईर होता है। अगर दीर्घ रू हो तो वहां पर क्या होता है, ईर होता है। और संयुक्त व्यंजन के बाद अगर रू आए तो फिर उसमें रू का गुण होता है। गुण होता है। साथ में ये भी बोला गया है कि अगर ओष्ठ व्यंजन के बाद अगर दीर्घ रू आए तब वहां पर ईर नहीं करना है, तब वहां पर क्या होता है, ऊर होता है। और फिर और एक नियम देखे थे छठा नियम में कि जन धातु का जा आदेश भी होता है। क्या होता है, जन धातु का जा आदेश भी होता है, अर्थात यहाँ पर दो दो रूप होता है। और सातवां और आठवां, यहाँ पर पहले आठवां नंबर नियम देख लेते हैं क्योंकि वो छोटा नियम है कि स्था पा और दा, ये तीन धातु का जो आ है उस आ का क्या हो जाता है, दीर्घ ई होता है। क्या होता है, दीर्घ ई होता है। और यहाँ पर कुछ धातु हैं जिसका भी आदेश होता है, जैसे अस धातु का भू आदेश होगा, वस धातु का उस आदेश होगा, फिर उसे वद धातु का उद आदेश होगा, वप धातु का उप आदेश होगा, वह धातु का उह आदेश होगा, वे धातु का हु आदेश होगा, प्रच्छ धातु का पृच्छ आदेश होगा। तो ये जो है कि ये आदेश होता है। ये 8 नियम जो है कि कर्मणि के य प्रत्यय लगने पर इस प्रकार के ये 8 परिवर्तन, धातु में हमें 8 परिवर्तन देखने मिलता है। अब जो है कि यहां पर कुछ अभ्यास के लिए दिया गया है कि इस साइड में सारे के सारे जितने भी वाक्य लिखा गया है वो कर्तरी प्रयोग में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कर्तरी प्रयोग में। अब आपको इसमें से कुछ वाक्य ऐसे हैं कि जिसका प्रयोग कर्मणि में होगा, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसका प्रयोग भावे प्रयोग में होगा। ठीक है, तो कर्मणि प्रयोग कब होता है, अगर धातु कर्म सकर्मक हो, सकर्मक हो। सही है, अगर धातु सकर्मक हो तो फिर कौन सा प्रयोग होगा, कर्मणि। अगर धातु अकर्मक हो तो भावे प्रयोग होगा। सही है। चलिए, ये तो अभ्यास तो करना ही है। ये कितना है, ये तो 25 वाक्य, ये तो अभ्यास तो करना ही है। साथ साथ में और एक यहां पर होमवर्क में कर्तरी के 5 वाक्य, कर्मणि के 5 वाक्य, और ऐसे 5 वाक्य ऐसे लिखिएगा जिसका कर्तरी का कर्मणि हो। 5 वाक्य ऐसे लिखना है जिसका कर्तरी का भावे प्रयोग हो। यानी कितने वाक्य बनाना है, 10 वाक्य बनाना है। लेकिन ये 10 वाक्य, ये 25 वाक्य जो यहां पर दिया गया है इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 25 वाक्य का नहीं होना चाहिए। या तो ऊपर के कितने वाक्य देखे थे, ऊपर के ये 5-6 वाक्य दिखे थे ना, ये इस वाक्य के नहीं होना चाहिए। यानी 10 वाक्य की आपकी रचना करनी है, 5 वाक्य इसमें ऐसा होना चाहिए जिसका कर्तरी का कर्मणि करना है। अर्थात आपको टोटल 20 वाक्य लिखना है। 20 वाक्य लिखना है ना। पहले कैसे, तो पहले 5 वाक्य कर्तरी लिखना है और इसी 5 वाक्य का कर्तरी का क्या होगा, कर्मणि होगा। 5 वाक्य फिर से कर्तरी लिखना है और उसका 5 वाक्य
किसका लिखना है? भावे लिखना है। भावे। यानी आपको कितने यहाँ पर वाक्य लिखना है? 20 वाक्य 10 लिखना है। 20 एक्चुअल है 10, लेकिन क्योंकि प्रयोग के चेंज के अनुसार कितने वाक्य होगा? 20 वाक्य। 20। तो ये 20 वाक्य जो है 20 वाक्य करके लाइएगा, और साथ में ये देखकर आइएगा इसमें कौन सा वाक्य कर्तरी का इसमें कर्मणि होगा और कौन सा वाक्य इसका भावे प्रयोग होगा, वो भी बनाकर लाइएगा। कल चौमासी 14 है, तो इस चातुर्मास के दौरान कुछ भी यहाँ पर गलती हुई हो तो हमारे पूरा के पूरा तपोवन ई पाठशाला की तरफ से सभी को मिच्छामि दुक्कडम चातुर्मास गुरुजी, आपने कल सभी को क्लास मिच्छामि नहीं है। आपने बहुत अच्छा सिखाया गुरुजी। हाँ जी, कल क्लास नहीं है। हाँ जी गुरुजी। चलिए, नमो नमो मिच्छामि दुक्कडम गुरुजी, प्रणाम नमो नमो, गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।